हेलो दोस्तों, जेडीडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ठोस आकृतियाँ, या इसी का नाम है त्रिविमीय आकृतियाँ। बीच में कई दिन का गैप लग गया, उसका कारण रहा स्कूल खुल जाना, टाइम नहीं मिल पाना। लेकिन जैसे ही टाइम मिला आपके लिए एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हैं। नाम है ठोस आकृतियाँ या त्रिविमीय आकृतियाँ। नाम से ही पता लग रहा है त्रिविमीय आकृतियाँ, तीन शब्द हैं इसमें, त्रि प्लस विमा प्लस आकृति। त्रि का मतलब तीन, विमा का मतलब दिशा। ऐसी आकृतियां जो तीन दिशाओं में फैली हुई होती हैं उनको हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। आज तक आपने द्विविमीय आकृतियां खूब देखी होंगी। द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती हैं? जो दो दिशाओं में फैली हुई होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, षटभुज है, पंचभुज है। ये सारी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां। जबकि त्रिविमीय आकृतियां तीन दिशाओं में फैली होती है। तीन दिशाओं में कैसे? उनकी लंबाई भी होती है, उनकी चौड़ाई भी होती है और उनकी मोटाई भी होती है। उदाहरण के लिए अपन बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं इनके। जैसे ईंट है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। इसके अलावा गेंद है, गेंद भी तीन दिशाओं में फैली हुई होती है। उसके अलावा स्कूलों में खूब देखा होगा, चौक का डिब्बा है, और भी आइसक्रीम है, कोन है, कमरा, ईंट, खिड़की, सब ये सब की सब कैसी आकृतियां हैं? त्रिविमीय आकृतियां। आज उनके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करने वाले हैं, त्रिविमीय आकृतियों का। ये दो तरह की होती हैं भाई। ठोस आकृतियां इसलिए बोलते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ वजन होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ठोस आकृतियां। ये दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रिज्म और एक होती है पिरामिड। प्रिज्म आकृतियां क्या होती हैं? देखो, ऐसी आकृतियां जिनके पैंदे में जैसी आकृति है, समतलीय आकृति है, द्विविमीय आकृति है, वैसी की वैसी आकृति उनके शीर्ष में भी स्थित हो। जैसे यदि कोई आकृति है, उसके पैंदे में वर्ग है और यदि उसके टॉप में भी वर्ग हो, ऊपर तक चलता जाए, वर्ग ही चलता जाए, तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी ना, वो कैसी होंगी? प्रिज्म है। उदाहरण के लिए यूं देखो, एक वर्ग है, उस वर्ग के ऊपर आप वर्ग रखते जाओ, वर्ग रखते जाओ, तो एक ऊंची आकृति बनेगी। उस आकृति को आप कैसे आकृति बोलोगे? प्रिज्म आकृति। दूसरा उदाहरण लें तो एक सिक्के के ऊपर आप सिक्का रखते जाओगे, सिक्का रखते जाओगे, तो एक बेलन बनेगा। उसकी खास विशेषता क्या है? उसके नीचे पैंदे में भी सिक्का है और ऊपर टॉप में भी क्या है? सिक्का है। मतलब पैंदे वाली आकृति और शीर्ष वाली आकृति, दोनों की आकृति कैसी है? समान है। दोनों समतलीय आकृतियां कैसी हैं? समान हैं। ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म टाइप की आकृतियां। दूसरी होती है पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है? नीचे कैसी भी आकृति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते उनकी आकृति थोड़ी कम होती जाएगी, उनकी साइज, जो आकार है ना, वो कम होता जाएगा और ऊपर जाके एक बिंदु के रूप में मिलेगा। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? पिरामिड। इसका भी उदाहरण लें, जैसे एक सिक्का रखा नीचे, उससे छोटे आकार का सिक्का रखा, उसके ऊपर फिर छोटे आकार का ऐसे रखते रखते एक बिंदु के रूप में ऊपर मिलाया, तो इस तरह की आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति, इस तरह की आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? पिरामिड आकृतियां बोलते हैं। प्रिज्म आकृतियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहले होती है घन, दूसरी होती है घनाभ, तीसरा होता है बेलन। ये तीन आकृतियों का आप अध्ययन करने वाले हो इस क्लास में। और पिरामिड आकृतियां दो हैं। वैसे तो बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन जिनका हमें अध्ययन करना वो दो हैं। एक तो है शंकु और दूसरा है गोला।
इन 5 त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन आपको 10th लेवल तक करना है। तो हम एक एक आकृति को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले घन कैसी आकृति, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। प्रिज्म टाइप की आकृति है, जिसके पेंदे में आकृति होगी वैसी की वैसी उसके शीर्ष तक आकृति मेंटेन रहेगी। सबसे पहले घन को जो इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इस आकृति में क्या होगा, इसके पेंदे में जो आकृति है ना वो वर्गाकार होगी। कैसी होगी भाई, वर्गाकार। आप एक वर्ग के ऊपर वर्ग रखते जाओगे तो एक घन बनेगा, और घन को बनाने का तरीका सीख लो। ऐसे एक वर्ग बनाना है और उसी के कोने में दूसरा वर्ग बनाना है और इनके शीर्षों को आपस में मिलाना है। ये जो आकृति बन गई ना, इस आकृति को आप क्या कहोगे, घन। इसके उदाहरण चौका डिब्बा सबसे अच्छा उदाहरण घन का। दूसरा, लूडो सभी खेलते हो। लूडो में आपने देखा होगा जो पासा होता है, जिसके एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 4, एक तरफ 5, एक तरफ 6 ऐसे लिखा हुआ होता है। वो पासा भी इस घन के आकार का ही होता है। तो जब भी घन आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले पासा दिमाग में आना चाहिए। पासे की जैसी जो भी आकृति है ना, वो सारी की सारी कैसी होंगी, घन होंगी। इन घन आकृति के देखो ध्यान से, इसमें कितने किनारे हैं भाई। किनारे क्या होते हैं, जब दो पृष्ठ एक जगह मिलते हैं। जैसे ये पृष्ठ और सामने वाला पृष्ठ मिलेगा तो एक किनारा तो ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पीछे वाला। ऐसे कुल मिला के 1 2 3 4 तो ऊपर, 4 नीचे और 4 दोनों तरफ, कुल मिला के 12 किनारे होते हैं। इसमें कितने किनारे होते हैं भाई, 12। ये एक नॉर्मल छोटी क्लासों का क्वेश्चन है जो आप कई बार मिस कर देते हो, पता नहीं होता। तो हम यहाँ काउंट करके देख सकते हैं इसमें किनारे कितने हैं, 12। ऐसे इसमें कोने देखें, कोने या शीर्ष, ये कितने हैं, कोने या शीर्ष। जब 3 फलक एक जगह मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं उस बिंदु को। तो शीर्ष इसमें देखो कितने हैं, 4 तो ऊपर हैं, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 8। फलक की बात करें या पृष्ठों की बात करें तो पृष्ठ देखो इसमें 6 हैं भाई। एक पृष्ठ ऊपर, एक पृष्ठ नीचे, एक पृष्ठ दाएं, एक पृष्ठ बाएं, एक पृष्ठ पीछे और एक पृष्ठ आगे। ऐसे कुल मिला के कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं। ये हो गई इसकी सामान्य जानकारी घन की। इनके आप ध्यान से देखो तो पृष्ठ कैसे हैं, वर्गाकार है। तो वर्ग का आपको पता है, वर्ग ऐसी आकृति है, द्विविमीय आकृति है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसकी भी क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों ही क्या होंगी, समान होंगी। इसलिए मैंने तीनों को ए मान लिया। एल मान सकते हो, ए मान सकते हो, एच मान सकते हो, भुजा मान सकते हो, कुछ भी मानना, लेकिन तीनों को समान मानना, क्योंकि तीनों चीजें आपस में क्या हैं, समान हैं। अब बात आती है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका दूसरा नाम है, और आयतन की। ये क्या होता है, सबसे पहले हम सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों एक ही चीज के नाम हैं, वो निकालना सीखेंगे। ये क्या होता है, इसके जो चारों तरफ की सतह है ना, चारों तरफ की दीवारें या चारों तरफ की जो सतह है उनका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल होता है ये सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें ऊपर वाले पृष्ठ को और नीचे वाले पृष्ठ को शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले घन का हम क्या निकाल रहे हैं, सतही या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितनी भी प्रिज्म आकृतियां हैं उनका पार्श्व या सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है। कैसे, जो पेंदे में आकृति है उसके परिमाप को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो बेलन हो, तीनों का एक ही तरीका है। क्या,
पेंदे वाली आकृति का परिमाप गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूले से आप तीनों आकृतियों का सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पेंदे में आकृति कैसी है भाई? वर्गाकार, और वर्ग का जो परिमाप होता है ना वो होता है 4 गुणा भुजा। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये छोटी क्लासों की बातें हैं। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा, और इसकी ऊंचाई भी भुजा ही मान रहे क्योंकि सारी भुजाएं आपस में क्या है? समान है। तो ये यदि ये वर्गाकार नीचे वाली को भुजा मान रहे हो तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। और भुजा को आपने क्या मान रखा है? ए मान रखा है। तो 4 गुणा ए, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? 4a स्क्वायर। ये आ गया इसका सतही या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा इसका निकालें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला फॉर्मूला आप मैं बार बार बता रहा हूं, कोई सी भी प्रिज्म आकृति हो उसके लिए आप लगा सकते हो। कई बार क्या होता है कि इतने फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे, जैसे 4 इसके हो जाएंगे, 4 घनाभ के हो जाएंगे, 4 बेलन के हो जाएंगे, 4 शंकु के हो जाएंगे, 4 गोले के हो जाएंगे, तो कुल मिला के ऐसे करके 15-20 फॉर्मूले हो जाते हैं, याद नहीं रह पाते। तो यदि हमें उसका बेसिक पता, उसका आधारभूत तरीका पता है तो आप ऐसे फॉर्मूले खुद भी इन्वेंट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या आया सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 4a स्क्वायर, जहां a क्या है? भुजा। दूसरा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो चारों सतहों का आपने निकाल लिया, चारों तरफ की जो 4 सतह है ना उनका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है। कितना? 4a स्क्वायर। यदि इसमें ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल यदि आप ऐड कर देते हो तो ये कुल मिला के टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें 4 सतहों का क्षेत्रफल कितना? 4a स्क्वायर। ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल देखो, ऊपर भी वर्गाकार सतह है और वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा को आपने क्या मान रखा है? a, तो उसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। और नीचे भी वर्गाकार सतह है तो उसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। कितनी सतह हो गई भाई? 4 तो ये हो गई थी, 1 5 और 1 6, कुल मिला के 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये इसका क्या निकल गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे की आकृतियों में भी आपको ऐसा ही निकालना है। आपको सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल ऐड कर देना है तो वो क्या निकल जाएगा? उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है, ये दोनों भाई आप निकाल लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। तीसरा हम इसका क्या निकाल रहे हैं? आयतन निकाल रहे हैं। घन का आयतन। इसको भी देखो निकालने का तरीका सीख लेते हैं। अभी बताया यदि सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या? आधार जो आकृति है ना, आधार आकृति, आधार की जो आकृति है उसका परिमाप निकाल के उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है? आयतन में आधार वाली आकृति के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं। उसमें परिमाप से गुणा कर रहे थे और इसमें क्षेत्रफल से। तो यहां क्या आएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आपको पता है इसी आधार में आकृति कैसी है? वर्गाकार, और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जहां भुजा को आपने a मान रखा है, ऊंचाई इसकी क्या है? a, ऊंचाई भी a है। यदि इन दोनों को गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान है a और a। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी? 3, a की घात 3 या भुजा क्यूब। ये इसका क्या निकल गया? आयतन। अब बहुत से लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। मैं बता देता हूँ। जो सतह की बात करे, केवल सतह की बात करें तो वो तो होगा क्षेत्रफल, और यदि वो त्रिविमीय आकृति है तो उसके अंदर एक खाली जगह भी होगी जहां हवा उसका स्थान घेरती है।
जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे चौक का डिब्बा है तो चौक के डिब्बे में अंदर चौक रखा हुआ, तो चौक रखा होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। जिसमें हवा भरी हुई होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, आयतन। कई बार क्वेश्चन में हमें क्लियरफाई नहीं करता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। हम खुद डिसाइड करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ इसका आयतन निकालना है। समझ रहे होंगे। तो यहाँ घन का आयतन कितना है भाई, भुजा क्यूब। 3 फॉर्मूले हो गए हैं आपके पास, घन का सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। ऐसे ही हम दूसरी आकृति देखें, क्वेश्चन इन पे बाद में करेंगे, पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं सभी के। दूसरा है घनाभ। घनाभ भी कुछ घन के जैसी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। लेकिन फर्क क्या है इसमें, इन दोनों में। घन में क्या होता है, घन में जो सतह होती हैं वो वर्गाकार होती हैं और घनाभ में सतह आयताकार होती हैं। आयत कैसा, इस ग्रीन बोर्ड के जैसा। जो ग्रीन बोर्ड की जो सतह है ना ऊपर वाली, ये आयताकार है। तो इसकी प्रत्येक सतह आयताकार होगी तो हम क्या बनाते कैसे इसको, देखो एक आयत ऐसे बनाओ और इसके कोने में दूसरा आयत बना लो। कई लोगों से तो ये घन घनाभ नहीं बन पाते हैं, इनमें समस्या रहती है। फिर ऐसे कोने मिला दो, ये बन गया आपका घनाभ। कुछ उसी की शक्ल का है। फर्क क्या है, वो सभी सतह समान थी, इसकी सभी सतह अलग अलग हैं। वो सभी सतह वर्गाकार थी, इसकी सभी सतह कैसी हैं, आयताकार हैं। वही 12 किनारे, वही 8 शीर्ष और वही 6 सतह। इसके आप भुजाएं सभी को समान नहीं मान सकते हो, क्योंकि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होंगी। तो यहाँ लंबाई को L मान लेता हूँ, चौड़ाई को B मान लेता हूँ और ये ऊंचाई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। यदि ये करेंगे तो इसके भी 3 फॉर्मूले निकलेंगे। पहला, घनाभ का सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसका दूसरा नाम क्या बताया आपने, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसको वक्रीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बेलन में साइड वाली जो सतह है ना वक्र की तरह मुड़ी हुई होती है, इसलिए उसका नाम वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम सतही या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, मैंने कहा था सभी में आप यूज कर सकते हो। क्या, नीचे जो पेंदे में आधार की आकृति है ना, आधार में जो आकृति है उसका परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई। तो यहाँ आधार का परिमाप और ऊंचाई देखेंगे तो आधार में आकृति कैसी है, आयताकार। और आयताकार आकृति का जो परिमाप होता है ना वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दो। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप मैंने पिछली कक्षा में बताया होगा, जहां वर्त वगैरह पढ़ाया था वहां बताया होगा कि कोई भी आकृति उसका परिमाप उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई क्या होती है, उसका परिमाप होता है। तो यहाँ जब आयत की बात करते हैं तो आयत में देखो 2 तो लंबाई है और 2 चौड़ाई है। या तो लंबाई को 2 बार जोड़ दो, चौड़ाई को 2 बार जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा। या लंबाई और चौड़ाई को 1 बार जोड़ के दुगुना कर दो, बात वही है। तो वही किया है, लंबाई प्लस चौड़ाई करके 2 गुणा कर दिया, तो वो उसका क्या निकल गया, परिमाप। साथ में ऊंचाई h। h को आप अंदर गुणा करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 गुणा L गुणा h, 2LH प्लस 2 गुणा B गुणा h, 2BH। जहां L लंबाई, H ऊंचाई और B चौड़ाई। ये इसका क्या निकल गया, सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे निकालोगे, सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाली सतह का और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल। ये सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल 4 दीवारों का ही निकला है। जो साइड वाली 4 सतह है ना, केवल उन्हीं का क्षेत्रफल निकला है। ये टोटल क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ऊपर वाली सतह का और नीचे वाली सतह का और जोड़ेंगे। तो इसमें देखो
ये तो आएगा ही साथ में 2LH प्लस 2BH, ये तो आएगा ही साथ में। देखो नीचे वाली सतह को देखें तो नीचे वाली सतह का जो क्षेत्रफल होगा ना वो कितना होगा, L गुणा B, क्योंकि आयताकार है और आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B। एक आकृति का क्षेत्रफल हो गया LB, ऐसी आकृति ऊपर भी है तो टोटल कितना हो जाएगा 2LB। ये निकल गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। तीसरा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालें तो प्रिज्म आकृतियों का आयतन निकालने का एक ही तरीका क्या बताया, घन में बताया था, आधार वाली आकृति का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहां तो परिमाप गुणा ऊंचाई और यहां क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है आयत, आयत का क्षेत्रफल L गुणा B और ऊंचाई क्या H। तो इसका जो आयतन निकला ना वो कितना निकल गया, L गुणा B गुणा H। ये निकला घनाभ का आयतन। एक प्रिज्म आकृति और बची है जिसका आपको अध्ययन करना है, क्या, बेलन। बेलन सभी ने देखा है, लेकिन जो गणित में बेलन होता है ना उसकी आकृति वैसी नहीं है जैसे आप बेलन घर पे यूज करते हो। उसके हत्थे हटा दो फिर वो बेलन की तरह का आकृति का बन जाएगा। इसी बेलन के नाम पे उसका नाम बेलन पड़ा था। कहीं ये मत सोचना कि उस बेलन के नाम पे इसका नाम बेलन पड़ा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, और सिलेंडर का नाम भी इसी पे पड़ा है। जो गैस सिलेंडर आप यूज करते हो उसका नाम भी इसी के नाम पे पड़ा है। ऐसा मत सोचना कि सिलेंडर के नाम पे इसका नाम पड़ गया। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था जब सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं तो ऐसी एक आकृति बनेगी, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, बेलन। इसको बनाना सीख लेते हैं। इसके पैंदे में भी एक वर्ताकार आकृति होगी सिक्के की जैसी, और इसके शीर्ष में भी एक वर्ताकार आकृति होगी ऐसी। ये भाई जितनी भी मैं आकृतियां पढ़ा रहा हूं ये सारी की सारी त्रिविमीय आकृतियां हैं। इनकी मोटाई भी है। अब आप यहाँ बोर्ड पे तो त्रिविमीय आकृति को दर्शा नहीं सकते, इसलिए ऐसा बनाना पड़ता है। वैसे इसके उदाहरण देखें तो पाइप है, घर पे आप बेलन में यूज करते हो, बताई दिया मैंने, उसके हत्थे हटा दो तो वो बेलन बन जाएगा। सिलेंडर है जैसे गैस सिलेंडर, वो सारी की सारी आकृतियां कैसी हैं, बेलनाकार है। दूसरा एक अच्छा उदाहरण बताया, एक सिक्के के ऊपर आप सिक्का रखोगे तो ऐसे एक ठोस आकृति बनेगी, उसको आप क्या बोलोगे, बेलन। जो नीचे वर्ताकार आकृति है उसका केंद्र बिंदु O मान लो और इसकी त्रिज्या R मान लो। वृत्त आपने पढ़ लिया है, उसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं R। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको व्यास दे दे तो वहाँ आधा करके आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ इनका आप तीनों फॉर्मूले इसके लिए भी आपको बनाने हैं। सबसे पहले बेलन का सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइड की सतह है ना वो मुड़ी हुई है, वक्र की तरह मुड़ी हुई, इसलिए आप इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। उसमें आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज नहीं कर सकते, उसमें केवल सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोलोगे। वही तरीका भाई इनका भी, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार में अब की बार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का जो परिमाप होता है ना वो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, 2πr, जहां r त्रिज्या है, गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और जब इनको सभी को गुणा करोगे क्या निकल के आएगा, 2πrh। ये इसका क्या निकल गया, साइड वाली सतह, जो ऐसी सतह है ना गोल गोल सतह, उस सतह का क्या निकला है, सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालेंगे तो इसमें सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शामिल हो गई, साथ में ऊपर वाली सतह को जो शामिल नहीं किया आपने, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, वो दो सतह और आ जाएंगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 2 पाई RS तो आएगा ही, साथ में एक सतह ये जुड़ जाएगी और एक सतह ये जुड़ जाएगी। देखो नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त है, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ एक का पाई R स्क्वायर तो दो का कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा केवल H, और यहाँ से एक R कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा R। 2 पाई R गुणा H प्लस R, ये क्या निकला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा, बेलन का आयतन कैसे निकालोगे, आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यहाँ आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यहाँ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर बता चुका हूँ, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर गुणा ऊंचाई क्या H, तो क्या निकल के आई, पाई R स्क्वायर H, ये इसका क्या निकल गया, आयतन। ऐसे करके हम प्रिज्म आकृतियों का सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम निकाल सकते हैं। ये तो केवल फॉर्मूले इन्वेंट हुए हैं भैया, फॉर्मूले अपन ने प्रतिपादित किए हैं। अब इन पे क्वेश्चन बनेंगे वो अलग से पढ़ेंगे, और अभी केवल प्रिज्म आकृतियों के फॉर्मूले तैयार किए अपन ने। इसके अलावा कौन से हैं, पिरामिड आकृतियां भी है, एक तो शंकु है और एक गोला है, उसका हम अगली क्लास में करेंगे। उसमें हम उसके फॉर्मूले भी निकालना सीखेंगे, सारे फॉर्मूले निकाल के और इन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अपने चैनल से बने रहें ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने के लिए। आगे हम कामना करते हैं आपको इससे भी अच्छे और बेहतर टॉपिक मिलने वाले हैं। तो अपने इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।